क्या पहले ही दिन से जब से ये चुनाव आरंभ हुआ किसी भी ऐसे व्यक्ति को इसे राजनीति की समझ हो, कभी ये लगा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हारने की कहीं कोई संभावना है, या मोदी गवर्नमेंट के ना या मोदी गवर्नमेंट के हट जाने की कोई दूर दूर तक अंदेशे जैसी चीज़ है। खुद विपक्ष पहले दिन से लगभग ये माने हुए बैठा था कि इस चुनाव में उसके लिए कुछ है ही नहीं। सच यही है, ये चुनाव लगभग 1984 के चुनाव की तर्ज पे था, जहां सब कुछ एक तरफा दिखाई दे रहा था। विपक्ष के पास न कोई रणनीति थी और न कोई चेहरा। विपक्ष की लड़ाई जो थी औपचारिक ज़्यादा थी, वास्तविक कम। और इस स्थिति में अचानक भाजपा के भीतर से ही एक वर्ग खड़ा हुआ और उसने ये संभावनाएं व्यक्त करनी शुरू कर दी कि नहीं, ये चुनाव हारे जा रहे हैं, ये चुनाव भाजपा हारने जा रही है। उसने ये अफवाह, ये संभावना सबसे पहले पटल पे लाई कि नहीं साहब, ये तो इंडिया साइनिंग जी 400 पार का नारा तो बाउंस बैक कर रहा है, और 400 पार का नारा तो बाउंस बैक कर रहा है और इंडिया साइनिंग वाला हश्र होने जा रहा है। ये भाजपा के अंदर से निकली हुई चीज़ थी, किसी विपक्षी दल द्वारा किया हुआ काम बिल्कुल नहीं था। सच यही है कि इस वर्ग ने इस चुनाव को पुनः 2004 बनाने का प्रयत्न। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसड़ पर। दरअसल 2004 की जो भाजपा थी और आज की है, पहले भी इस पर जिक्र कर चुका हूँ, उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। 2004 की जो भाजपा थी वो जीती भी उससे पहले एक चेहरे के चलते थी और हारी भी उस एक चेहरे के चलते। अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा की जीत नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी की थी। और सच इस चुनाव का भी यही है कि जो जीत, प्रचंड जीत मिलने जा रही है वो एक चेहरे की है, मोदी की। पार्टी की जीत से कहीं ज़्यादा बड़ी। और इसकी वजह यह है कि एक जो नीतिगत तरीका रहा 2004 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो भाजपा को बड़ा एक सीमित वर्ग की पार्टी माना। कहावत कह दी जाती थी कि साहब ये तो ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की पार्टी है, अन्य लोगों के लिए इसमें कोई स्पेस है ही नहीं। और ये सब कहावत नहीं थी, सच्चाई थी। मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूँ। पिछली वीडियो में जब मैंने जाटों को लेकर के कहा कि नहीं साहब, सामाजिक अलगाव नहीं होना चाहिए, राजनीतिक अलगाव तक चल जाएगा, ये जो रणनीति हरियाणा में अपनाई गई है बीजेपी द्वारा, ये आगे चल के भारी पड़ेगी। तो सब बहुत से मित्र वो थे जिन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन सत्य जो होते हैं वो थोड़े से कड़वे होते हैं मित्र। मैं बिना आधार के और बिना प्रॉपर, जब तक मेरे पास डाटा और तथ्य ना हो, मैं बात नहीं करता। मैं आपको भारत के दूसरे चुनाव पर ले जाना चाहता, जब जनसंघ की हालत पहले 10 दलों में भी गिनती वाली नहीं हुआ करती, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इनसे बहुत ऊपर थे। आपका उस दौर में नागपुर में जब 4% वोट मिला था ना, मातृभूमि में, जो जन्मभूमि थी जहाँ पे जन्मा संघ, तब आपका उस समय का जो जनसंघ हुआ करता था उसे हरियाणा में साहब 17% वोट मिला था। सबसे ज़्यादा भारत में अगर कहीं जनसंघ को वोट मिला था 17%। वोट सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, एक अलग चीज़ है, लेकिन वोट मिला था। और ये वोट में जो 17% था, इसमें अधिकतम वोट जो था वो जाटों का था। बाकी अन्य वर्ग कांग्रेस के साथ। 35 बिरादरियाँ उस समय कांग्रेस की तरफ झुकी हुई थी। तब एक 36वीं बिरादरी जाट जनसंघ की तरफ झुकी थी। नेहरू का प्रथम विरोध जाटों से शुरू हुआ था और इतनी प्रचंड वोटिंग जो जाटों ने जनसंघ की तरफ की, एक तरफा वोट दिया, सहयोग दिया, साथ खड़े हुए। उसके बाद एक सवाल पूछा जाना जायज है कि जनसंघ ने जाटों को कितना प्रतिनिधित्व दिया। भाई चलो, आपकी सरकार नहीं थी, आप मंत्री नहीं बना सकते थे, सांसद नहीं बना सकते थे, विधायक नहीं बना सकते थे, उतनी ताकत आपके पास नहीं थी, लेकिन पार्टी संगठन में तो जगह दे सकते थे। तो ये सवाल आएगा, कितने जाटों को आपने महासचिव बनाया, कितनों को उपाध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय स्तर पर कितने जाटों को भूमिका दी, राज्य के स्तर पर कितने जाटों को संगठन में भूमिका दी। सच्चाई ये है कि आपको ये उचित नहीं लगा। आपकी ये रणनीति रही, दिखावा अपनी जगह है, लेकिन रणनीति ये रही और लंबे दौर तक रही। मैं कहूँगा 2004 तक रही। 2004 की हार ने ये सबक सिखाया कि ये रणनीति सही नहीं है। कि साहब, आपको वोट तो हिंदू के नाम पे हर जाति का चाहिए था, हर वर्ग का चाहिए था, लेकिन जहाँ बात संगठन की आती थी, जहाँ बात पद की आती थी, जहाँ बात प्रतिनिधित्व की आती थी, तो आपको विशेषाधिकार एक वर्ग का लगता था। आपको लगता था नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो यही बन सकते हैं, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अगर समग्र हिंदू समाज की बात करते हैं तो समग्र हिंदू समाज को आपको अपने यहाँ स्पेस भी देना पड़ेगा। और आपने ये गलती की 2004 से पहले कि आप वो नहीं दे पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि जब 2004 में आप हिंदी पट्टी की पार्टी हुआ करते थे और आपका जो मूल वोट था उसमें से कुछ लोगों के नखरे जागे, कोई बहुत बड़े नखरे नहीं थे, 2% या 2.5% वोट का फर्क था, उसने आपको चारों खाने चित्त कर। और ये वर्ग कौन सा है, मैं बड़ा
स्पष्ट कह देता हूं कि कुछ लोगों की मानसिकता आज भी भाजपा के अंदर वो है जो मानसिकता राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ या जहां उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन के लिए शंकराचार्य है एक उसने बयान दिया था आपका पुरी वाला कि साहब मोदी मूर्ति को छुएगा हम बैठ के ताली पीटेंगे। तो जो राम मंदिर का संघर्ष हो उसमें लड़ने के लिए मोदी जैसे जाए कोई बुराई नहीं, उसमें मरने के लिए मोदी जैसे जाए कोई बुराई नहीं, लेकिन मंदिर के अंदर जाके मूर्ति को छूने के लिए मोदी जैसे जाए तो बहुत बड़ा कष्ट है। तो जो शंकराचार्य वाला माइंड सेट है वो अब भी जिंदा है, किसी जाति में नहीं, लेकिन ये है कि जो उच्च जातियां कही जाती हैं उनके एक वर्ग में वो जिंदा है आज भी। जजन्मा जातिगत श्रेष्ठता का भाव है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो वर्ग है छोटा सा है, जब आपका कुल वोट ही 22-24% होगा तो उसमें से अगर ये 2% 4% लोग एक तरफ भाग लेंगे तो आप चित हो जाओगे। लेकिन 2004 के बाद जो रणनीति बदली गई, संगठन में भी भाजपा ने सभी वर्गों को जिस तरह से जुटाया, बाद में जब 2011-12 आया, लगातार 2 हार ने जब थोड़ा सा और ब्रॉड सोचना शुरू किया और बड़ा सोचना शुरू करने दिया, तो बड़ा व्यापक आधार भाजपा ने अपना अन्य वर्गों में बढ़ाया। और ऐसे नहीं, उन्हें बाकायदा जगह दे के बढ़ाया, प्रतिनिधित्व दिया। छोटी छोटी पार्टियां थी उन्हें साथ लिया, अपनी पार्टी में भी जो नेता थे उन्हें आगे बढ़ाया और मोदी को एक चेहरे के तौर पर डेवलप किया। एक गरीब घर से निकला हुआ, एक पिछले समाज से निकला हुआ व्यक्ति भी राष्ट्र का प्रमुख बन सकता है, ये करने वाला और कोई नहीं था, संघ और भाजपा ही थे। और ये इमेज जो मोदी की बनी तो बनाने वाली भाजपा ही थी, कोई बाहरी नहीं था, तो ये बनाई। और इसका फायदा ये हुआ कि एक बड़े वर्ग को मोदी आज नेता नहीं लगते, अपने परिवार के सदस्य लगते। उसका कोई व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं है, वो कभी मोदी से मिला नहीं, बात नहीं की। और सच ये है कि जो गरीब तबका है, वो सवर्णों का हो, ओबीसी का हो या दलित का हो या नितांत वनवासियों का हो, गरीब तबके को तो वाकई ये लगता है कि वास्तविक तौर पर हमें तो प्रतिनिधित्व, हमें तो उच्च पद, हमें तो जो सरकार में कोई ऐसा जो हमें समझता हो, हमारा मूल्य भी जानता हो, ऐसा पहली बार है। कॉमन चीज़ है जहाँ पे आपके जो वर्ण विभाजन है, वर्ग विभाजन है, वो समाप्त हो जाता है। गरीब सवर्ण का भाव भी यही है, गरीब दलित का भाव भी यही है। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो सामाजिक तौर पे 2 हिस्सों में सीधी सीधी डिवाइड हुई है। एक वो तबका है कि जिसे आर्थिक तौर पर बड़ा कष्ट के जीवन थे और उसे मोदी ने उससे उबारने का प्रयत्न किया है और वो बड़ा मजबूती से मोदी के साथ टिका। और एक तबका वो है जिसका पेट पहले से भरा हुआ था तो उसे थोड़े नखरे आते। तो 2004 और 2024 के फर्क की बात करूं तो 2004 में भाजपा एक सीमित थी, तो इस तबके ने जिसका पेट भरा हुआ है, जिसे श्रेष्ठता का गुमान है, उसने जब वो सबक सिखाने, जैसे इस बार भी है ना अमित शाह को सबक सिखाना है, तो कितना सबक सिखाएंगे वो तो 4 तारीख को दिख जाएगा। वैसे सबक तो सीखना था, सीख गया, उन्हें ही पता है कि उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। तो अमित शाह बहाना था, दरअसल वो अहंकार था, श्रेष्ठता का अहंकार, और उस अहंकार का बिल्कुल कुचल के आगे बढ़ा इस बार भाजपा का खेमा। और चूंकि आधार वोट इतना बड़ा कर लिया था भाजपा ने कि इस जो 2% 3% वोट का असर था, इम्पैक्ट था, जो विद्रोही हुआ, कोई जाति नहीं हुई, एक वर्ग हुआ, उसका असर ना के बराबर हुआ। हद इतना कर दिया इन्होंने कि जो सीटों पे मार्जिन है जीत के वो थोड़े कम कर दिए। जीत हार का फैसला बमुश्किल पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर पे हिंदी पट्टी की बात करूं तो 10 सीटें ऐसी नहीं है कि जहाँ ये जीत हार का फैसला बदल पा रहे हो, तो वो हुआ। तो जो व्यापक आधार भाजपा ने 2004 से लेकर 14 के बीच 10 साल में सभी वर्गों में अपना बनाया, उसने वो संभावना खत्म की कि 2004 का इंडिया साइनिंग जैसा फेलियर दोहराया जा सकता, वो संभावना ही नहीं बची पहले दिन। उसके बाद आ जाते हैं 400 पार। तो पहले मुझे भी लगा कि नहीं यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि कहाँ फंसाया गया है। और दरअसल विपक्ष इस चीज़ को, नारे को लेकर ज़्यादा तेज़ी से आगे भागा अपेक्षाकृत पक्ष के। तो जो भाजपा 2019 के परिणाम के आसपास ही दिखाई दे रही थी चुनाव के आरंभ में, वो इतनी तेज़ी से इस नारे के, विपक्ष की नाकारेपन से, नारा कहना तो सही नहीं, विपक्ष के नाकारेपन से इस तेज़ी से उसने अपने आप को ऊपर उठाया कि अब वो स्थिति आ गई है कि 2019 से प्लस जा रहा है। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे जो मेरा अपना लॉजिक है, मैं कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे साधारण से प्रश्नों के आधार पर इस चीज़ को खुद परख लें, मेरी बात रत्ती भर न माने। आप बताएं कि केरला के अलावा ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां कांग्रेस 10 से ज़्यादा सीटें लेके आ सकती है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है।
मुझे कोई ऐसा राज्य दिखाई नहीं देता जहाँ ये 2 अंकों में पहुँचने की संभावना हो कांग्रेस की, केरला के अतिरिक्त। और उसके बाद आ जाए तो इन्हें जो श्रेष्ठतम उम्मीद है उसमें आता है आपका महाराष्ट्र, 17 सीटों पर लड़ रहे हैं। अगर बहुत सूटेबल, बहुत अच्छा परिणाम इनके लिए रहा तो 7 से 8 सीटों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आता है तेलंगाना। अगर कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा परिणाम रहा तो 5 से 6 सीटों तक पहुंच सकते हैं। ये 3 राज्य हैं जो इनको श्रेष्ठतम परिणाम देने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पूरे भारत का बात करेंगे तो मामला 0 से 5 के बीच होता है। उसमें भी आप तमिलनाडु निकाल दीजिए, एक आध राज्य कोई और, तो ज़्यादातर तो वो हैं जहाँ 0 से 5 भी नहीं, 0 से गिनती शुरू होकर के 3 पर समाप्त होती है। सारा जब आप जोड़ घटाना करते हैं तो 329 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस के हिस्से में 50 सीटें पूरी होती नहीं दिखाई दे रही। ये कितना घटेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि 50 से ऊपर जाता हुआ कम से कम मुझे तो नहीं दिख रहा। कोई चमत्कार की स्थिति हो जाए वो एक अलग चीज़ है, अन्यथा कांग्रेस 50 का आंकड़ा नहीं छूती दिखाई। और ये ज़मीन पे है, सच्चाई है। आप खुद जोड़ेंगे देखेंगे यही मिलेगा। उसके बाद अगर उनके अलायंस की बात की जाए, उनके गठबंधन के साथियों की बात की जाए, तो जो गठबंधन में 7 है उनमें सबसे बड़ा दल है बात साहब आपका समाजवादी पार्टी। सच्चाई यही है कि 62 सीटों पर लड़के भी 2 अंकों में पहुंचने की संभावना नज़र नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला आ जाइए तो इनके जो अन्य 4 सहयोगी और ऐसे हैं कि जिनकी 10 से ज़्यादा सीटों पर, अब 10 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तभी 10 तक जीतने की संभावना, तो उनमें अकेली डीएमके ऐसी है जो 2 अंकों में पहुँचती दिखाई दे रही है। और डीएमके के अलावा कोई सहयोगी दल कांग्रेस का ऐसा नहीं है, जो अन्य 5 हैं जो लड़ रहे हैं 10 से ज़्यादा सीटों पे, कि जो 2 अंक छू ले। जो बाहर से 7 हैं इंडी गठबंधन के, उनमें से आप टीएमसी और कम्युनिस्ट बचते हैं। तो कम्युनिस्टों की संभावना इस बार नज़र नहीं आ रही कि 2 अंकों में पहुँचेंगे। कम्युनिस्ट अगर 2 अंकों में पहुँचे तो कांग्रेस और ज़्यादा घट जाएगी, 30 से नीचे चली जाएगी। केरला में आमने सामने है जो इनका मेन वजूद वाली जगह है। अब या तो केरला में सीटें कम्युनिस्ट को मिल सकती है या कांग्रेस को मिल सकती है, दोनों को नहीं मिल सकती। तो 2 अंकों में कम्युनिस्ट अगर पहुंचे तो कांग्रेस 30 से नीचे जाएगी। टीएमसी पहले ही कह चुकी है कि हम बाहर से समर्थन देंगे साहब, जिससे देंगे। इंडी गठबंधन की बात नहीं की उन्होंने। तो इन सबको भी आप जोड़ घटा दें तो 100-110 सीटों के आसपास, बड़े रोते गाते जब आप दिल खोल के इन्हें बंटवारा करोगे सीटों का, तब विपक्ष पहुँचता है। एक हमेशा ये रहता है कि जो फंसी हुई सीटें होती हैं करीबी मुकाबले वाली, उनमें परिणाम किधर भी जा सकता है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है डेटा का कि 15% प्लस माइनस लेके चलते हैं। तो भैया आप वो भी जोड़ देंगे तो 100 सीट के आसपास पहुंच जाएगा, सब जोड़ जा देंगे तो। इसके बाद जो तीसरा घटक कहा जा रहा है, उनकी सीटें आप देखेंगे 50 से 60 सीटें वो भी ला सकते हैं अगर अच्छा परिणाम आया। फिर जो शेष बचता है उसमें कोई और है नहीं, और ये विपक्ष के लिए मैं श्रेष्ठ परिणाम सोच रहा हूँ। उसमें जो है एनडीए है। और इस स्थिति में अगर प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार का नारा देते हैं तो भैया मैदान खुला पड़ा है, वो क्यों नहीं देंगे। भाजपा ने जो पिछले 20 सालों में लगभग हर वर्ग में अपनी पैठ बनाई है, उसके बाद उन्हें क्यों हिचक हो नारा देने में। भाजपा ने जो प्रतिनिधित्व संगठन में दिया है सभी को, हर वर्ग को, जिस तरह से गठजोड़ की है छोटी छोटी पार्टियों से, उसके बाद उन्हें नारा देने में क्यों हिचक हो। सच्चाई तो यही है कि उनके लिए जो लक्ष्य है वो असंभव का नहीं दिखता, और अभी भी वो लक्ष्य के अगर पार नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहेंगे, ये सुनिश्चित है, ये आप लिख लीजिए। और वो लक्ष्य पार नहीं कर रहे हैं तो कम से कम बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य से दूर रहने वाले नहीं हैं, लक्ष्य के आसपास ही होंगे। और विपक्ष के नाकारापन ने लगभग ये सुनिश्चित तो कर ही दिया है कि हाँ भाई सरकार तीसरी बार मोदी जी की बनने जा रही है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, इसमें कोई इब्बट वाली बात नहीं है। तीसरी बार मोदी जी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट अब ये जानने में होगा कि कैबिनेट में किसे किसे ले रहे हैं, और किसे किसे, हमारी भाषा में कहे थे ना GPL, वो दिया जा रहा है। कुछ लोगों की संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। रिजल्ट एक बार इलेक्शन पूरा होने के बाद उस पर भी बात करेंगे, और अगर ज़रूरी है तो ये होना भी चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन संगठन के तौर पर, पार्टी के तौर पर होगा। इसके अलावा भाजपा को एक चीज़ पर और जाना पड़े, ये जो हर जगह एक बनाम ये की रणनीति अपनाई गई है, इससे पार पानी हो। इससे पार पाने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो वोट है उसमें से कोई एक आध छिटकेगा भी बड़ा हिस्सा, तो आपकी सेहत पर असर नहीं होगा। लंबे समय तक शासन अगर भाजपा को साध के रखना है, जो कि लक्ष्य है कि हाँ भाई विकसित भारत बना के ही हम सत्ता छोड़ेंगे, मोदी जी ने जैसा कहा,
हम कहीं नहीं जाएंगे। तो उसके लिए जो आज 42-43% वोट शेयर है उसे बढ़ा करके 55% ऊपर प्लस ले जाना होगा। देश भर में सुनिश्चित करना होगा कि 55% वोट आपके पास हो, जिससे कि अगर 5 से 7% वोट ऊपर नीचे हो भी जाए तो आपकी सेहत पर कोई फर्क ना पड़े। और दूसरा, ये वोट अगर सॉलिड तौर पे आपके साथ होगा तो आपके साथ अच्छा ये होगा कि आप जो भारत की आज़ादी के शुरू की स्थिति थी वो स्थिति आएगी कि राज्यों और केंद्र में एक सरकार होगी, तो विकास जो होगा वो ज़्यादा सुगम होगा। फिर वो स्थितियाँ नहीं आएंगी कि केंद्र कहेगा कि साहब हम सीए लागू करेंगे, ममता चिल्लाएगी कि ना मैं तो राज्य में नहीं होने दूंगी। तो एक उस स्थिति से भी बचना है। 2 अलग सरकारें होना फिलहाल ठीक है, लोकतंत्र के लिहाज से वो अच्छा है, लेकिन राज्यों में अलग सरकारें, जो वर्तमान का विपक्ष है उसकी जो मानसिक स्थिति है, जो भ्रष्टाचार की वजह से इनकी मतलब सड़ गल चुकी राजनीतिक व्यवस्था है, उससे पूरी तरह से मुक्त होना भी अनिवार्य है। तो फिलहाल उसके लिए विकल्प यही है कि बंगाल जैसे राज्य हैं, उड़ीसा में हालांकि अच्छी सरकार थी नवीन बाबू की, लेकिन फिर भी उड़ीसा जैसे राज्य हैं, यहाँ भाजपा, कम से कम बड़े राज्य जितने भी हैं वहाँ भाजपा की सरकार है। और उसके लक्ष्य के लिए, लंबे समय तक उस लक्ष्य को साधे रखने के लिए आपको बहुत अच्छे लोगों के हाथ में नेतृत्व भी देना होगा। संगठन समाज में, संगठन में, पार्टी में सभी को समुचित स्थान भी देना होगा। जो पहले से साथ हैं उन्हें बुरा ना लगे, जो नए आ रहे हैं उन्हें भी लगे कि उन्हें जगह मिल रही है। सबका साथ एक्चुअल में वो होगा, और उसके बाद सबके विकास की तरफ गाड़ी बढ़ेगी। क्योंकि सबके विकास में एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि सब विकास के भी जो विकास करना है उसमें भी सब सहयोगी हों। सबका विकास नहीं, सबका सहयोग भी विकास में अनिवार्य है। और उसके लिए ये अनिवार्य है कि भाजपा का अगला लक्ष्य पूरे भारत में 55% वोट प्राप्त करने का हो। ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, क्या क्या अनिवार्य होगा करना, इस पर भी चर्चा चलती रहेगी। और चर्चा चलती रहे इसके लिए अनिवार्य है कि आपसे सहयोग रहे, आपसे एक जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे। ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बात जारी रखेंगे। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।